अस्सलाम वालेकुम। क्राइम स्टोरीज़ में जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, इसका उन्वान है प्रीतम सिंह और पहलवान। इसके मुसन्निफ़ हैं इंस्पेक्टर दबीर हुसैन रिजवी। डकैती की ये कहानी उन दिनों की है जब मैं दिल्ली शाहिदरा के थाने का SHO हुआ करता था। दूसरी जंग अज़ीम लड़ी जा रही थी। जापानी फ़ौजें बर्मा पर काबिज़ हो चुकी थी और हिंदुस्तान ख़तरे में था। अंग्रेज़ों ने जवाबी हमला करके जापानियों से बर्मा ले लिया और हिंदुस्तान को महफूज कर लिया। इस तरह जंग हिंदुस्तान में ना आ सकी। अलबत्ता जंग ने अक्सर हिंदुस्तानियों को दौलत से माला माल कर दिया। बाज़ मामूली से दुकानदार इतने बड़े ठेकेदार बन गए कि उन्होंने से मंजिला मकान और कोठियाँ बना ली। जिनका दिमाग वक्त की ज़रूरत को समझ गया, उन्होंने उस वक्त से खूब फ़ायदा उठाया। ये सब दिमाग का खेल और ज़बान का जादू था। हिंदुस्तान की तो जैसे आधी आबादी फ़ौज में भर्ती हो गई थी। इतनी बड़ी फ़ौज और मुख्तलिफ़ महाज़ों की ज़रूरियात पूरी करने के लिए अंग्रेज़ों ने ठेकेदारियाँ आम कर दी। इस तरह जिन्हें कोई जानता पहचानता ही नहीं था, वो मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर और गवर्नमेंट सप्लायर बन गए। ठेके लेने और बिल वसूल करने के लिए खूब रिश्वत चली। अंग्रेज़ अफसर जो दयानतदारी में मशहूर थे, रिश्वत खोर हो गए। डकैती की ये वारदात ऐसे ही एक आदमी के घर हुई थी जो अंग्रेज़ों का सप्लायर और ठेकेदार था। वो सिख था। उसका नाम प्रीतम सिंह था। मेरे थाने में तकरीबन 200 गांव थे। इलाके की आबादी में अक्सरियत हिंदू जाटों की थी। उनमें आहिर और गोजर हिंदू भी थे। सिख बहुत कम थे और मुसलमान भी कम। जो थे वो गवाले थे। मुझे प्रीतम सिंह के गांव का नाम याद नहीं रहा। उसका ईंटों का भट्टा था जिसकी आमदनी वाजबी सी थी, इसलिए प्रीतम गुमनाम सा आदमी था। उसमें औसाफ ये थे कि खूबरू जवान था, कद बुत अच्छा, चेहरे मोहरे की रंगत में भी दिलकशी, और उसका सबसे बड़ा वस्फ उसकी ज़बान था। बातों से दिल मोह लेता था। जिस्मानी लिहाज से फुर्तीला और दिमाग का मुस्तैद था। उसने जंग के इब्तदाई दौर में ही देख लिया कि ठेकेदारियाँ आम होने लगी हैं। उसने भट्टा छोड़कर यही कारोबार शुरू कर दिया और देखते ही देखते वो सोने चांदी में खेलने लगा और प्रीतो भट्टे वाला सरदार प्रीतम सिंह बन गया। पुलिस से माशरे की कोई बात छुपी नहीं रह सकती। हमें पता चला कि प्रीतम सिंह ठेके हासिल करने और असल लागत से दुगने तिगने बिल वसूल करने के लिए मुतलका अंग्रेज़ अफसरों को नकद रिश्वत भी देता और नई दिल्ली की आला किस्म की तवाइफ़ें भी पेश करता है। दिल्ली की एंग्लो इंडियन सोसाइटी में वो बहुत मकबूल था। उसने ये मकबूलियत सिर्फ़ इसलिए हासिल की थी कि इस सोसाइटी की लड़कियां अंग्रेज़ अफसरों को ज़्यादा अच्छी लगती थी। प्रीतम सिंह उनकी ये पसंद और ज़रूरत पूरी करता रहता था। प्रीतम सिंह ने दूसरा कमाल ये किया कि वार फंड में दिल खोलकर चंदा देने लगा। जंग के ज़माने में पैसा अंग्रेज़ी हुकूमत की बहुत बड़ी कमज़ोरी बन गया था। हिंदू ताजरों और मुसलमान जागीरदारों ने वार फंड में रुपया देकर अंग्रेज़ों से बहुत फ़ायदे उठाए। सबसे बड़ा फ़ायदा ये उठाया कि जिनके पास दौलत थी, उन्होंने अपने नालायक और शहजादों जैसे बेटों को फ़ौज में लेफ्टिनेंट और कप्तान बनवा दिया। इसे इमरजेंसी कमीशन कहते थे। इंडियन आर्मी इस किस्म के सिफारशी लेफ्टिनेंटों और कप्तानों से भर गई थी। इस ज़मन में एक दिलचस्प बात सुनाता चलूँ। जापानी फ़ौज ने जब बर्मा पर हमला किया तो वहाँ हिंदुस्तान की जो फ़ौज थी उसमें सिफारशी अफसरों की कमी नहीं थी। इसका नतीजा ये हुआ कि हिंदुस्तान की फ़ौज जापानियों के आगे एक दिन भी ना ठहर सकी और बुरी तरह भागी। उस फ़ौज का सुप्रीम कमांडर फील्ड मार्शल लॉर्ड वेवल था, जो बाद में हिंदुस्तान का वायसराय बना था। बर्मा की पसपाई के मुतालिक उसने कहा था कि इस शर्मनाक शिकस्त और पसपाई की जिम्मेदारी वार फंड के जूनियर अफसरों पर आयद होती है। लॉर्ड वीवल ने यह भी कहा कि उसके साथ
जमादार, सूबेदार और सूबेदार मेजर ना होते तो वो फ़ौज को बर्मा से ज़िंदा ना निकाल सकता। उसने कहा था VCO, जो कि पाकिस्तान में JCO होता है, फ़ौज की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। ये एक तारीख़ी हकीकत है कि जिस फ़ौज में सिफारशी, कमीशन वाले और बददियानत अफसरों, वो फ़ौज अपने मुल्क का दिफा नहीं कर सकती, बड़ी जल्दी मुल्क का बेड़ा गर्क करती है। प्रीतम सिंह ने अंग्रेज़ों की इस दुखती रग को भी मुट्ठी में ले लिया और सप्लाई के बहुत बड़े बड़े ठेके लेने लगा। वो अंग्रेज़ अफसरों में इस कदर मकबूल हुआ कि उसे सप्लाई के लिए बर्मा फ्रंट के करीब भेज दिया गया। वो गालबन बंगाल में रहा या सिंगापुर, मलाया वगैरह चला गया था। मैं ये जानता हूँ कि वो वापस आया तो वो सरदार प्रीतम सिंह नहीं, महाराजा प्रीतम सिंह था। उसके पास 2 कारें थीं, एक छोटी बेबी ऑस्टन और एक बड़ी मॉरिस। उसने अपने गांव से ज़रा हटकर महल जैसी कोठी की तामीर शुरू कर दी, जिसे बंगला कहा जाने लगा। उसने मेरे साथ मरासिम पैदा कर लिए। चूँकि वो बहुत बड़ा आदमी बन गया था, इसलिए पुलिस के साथ दोस्ती ज़रूरी समझता था। वो मेरा बेतकल्लुफ़ दोस्त बन गया। अपनी हराम की दौलत के किस्से खुद ही मुझे सुनाता रहता था। उसका बंगला तामीर हो गया तो उसके ठाठ महाराजा पटियाला जैसे हो गए। बंगले के इर्द गिर्द कद-आदम दीवार थी, जिसके करीब से भी गुज़रने की किसी को इजाज़त नहीं थी। प्रीतम सिंह ने गांव के लोगों के साथ फ़िरौनों जैसा रवैया इख्तियार कर लिया। सबको अपना मज़ारा और रियाया समझने लगा। वो गांव से शाहिदरा कार पर आता जाता और देहाती इलाके में भी कार पर घूमता फिरता था। ये कार और दौलत की नुमाइश थी। अगर वो लोगों की इज़्ज़त करता तो लोग उसकी इज़्ज़त करते। उसने लोगों के साथ अछूतों जैसा सलूक किया तो लोग उससे खिंचने लगे, बाज़ हसद करने लगे। वो उसे प्रीतो भट्टे वाले के रूप में पहचानते थे। ये भी जानते थे कि उसने तवाइफ़ों के ज़रिए ठेके हासिल किए और दौलत कमाई है। अब वो उन पर हुक्मरानी करने की कोशिश करने लगा। उसके पास एक 2 नाली बंदूक और एक रिवॉल्वर था। उनकी भी वो नुमाइश किया करता था। मेरे पास तो वो आता ही रहता था। उसकी बातों और ख़यालात में ये तब्दीली आई कि अंग्रेज़ों की तारीफ़ें करता और देहात के लोगों को हकीर और काबिल नफ़रत कहता था। गांव वालों ने उसके सलूक के जवाब में उसके साथ कता ताल्लुक़ कर लिया था, इसलिए वो उनके ख़िलाफ़ जहर उगलता था। मैंने उसे कई बार समझाने की कोशिश की कि वो जिस मट्टी की पैदावार है उस मट्टी की यूं तौहीन ना करे और जिन लोगों में वो जना पला है उनसे मोहब्बत करना सीखे। मैं उसे ये भी कहा करता था कि दौलत का ये गलत इस्तेमाल है जो वो कर रहा है। अगर खुदा ने उसे इतना दे दिया है जितना वो संभाल नहीं सकता तो फालतू पैसा लोगों की भलाई के लिए खर्च करे, गांव में कुआं खुदवा दे, छोटा सा स्कूल बना दे, मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे की मुरम्मत करा दे। सरदार प्रीतम सिंह को मेरे मशवरों पर हंसी आ जाया करती थी और वो गांव के लोगों को काबिल नफ़रत कहकर इस काबिल नहीं समझता था कि उनकी फ़लाह व बहबूद के लिए कुछ किया जाए। उन इंसानों की बजाय उसे अपने कुत्ते के साथ मोहब्बत थी। उसका कुत्ता भेड़िए की नस्ल का था, रखवाली का माहिर और खूंखार। प्रीतम सिंह रात को ये कुत्ता अपने बंगले की दीवार के बाहर खुला छोड़ दिया करता था। उसके खौफ से कोई आदमी रात दीवार के करीब नहीं आता था। प्रीतम सिंह उस कुत्ते को अपने हाथों से नहलाता और अपने हाथों से खिलाता पिलाता था। वो कार पर जिधर जाता कुत्ता उसके साथ कार में होता। मेरे पास आता तो भी कुत्ता साथ होता था। एक सुबह प्रीतम सिंह थाने में आया। उसके चेहरे पर घबराहट देखकर मैं जान गया कि आज ये सिख दोस्ताना मुलाकात के लिए नहीं आया, कुछ गड़बड़ है। उसने बताया कि गुज़श्ता रात वो गहरी नींद सोया हुआ था। कुत्ते की खुसीली आवाज़ पर वो जाग उठा। वो बंदूक उठाए बाहर आया। दीवार के बाहर आवाज़ों से पता चलता था कि कुत्ता किसी आदमी को भंपोड़ रहा है और आदमी अकेला नहीं। उसने हवाई फायर किए, आदमी भाग गए। मज़ीद पूछने पर ज़ाहिर हुआ कि ये डाके की वारदात थी जो कुत्ते और बंदूक के 2 धमाकों ने नाकाम बना दी। प्रीतम सिंह पर खौफ तारी था। कुत्ते ने डाकुओं में से एक को यकीनन ज़ख्मी किया।
मुलजिम को पकड़ना मुश्किल नहीं होगा। मैंने कुत्ते को अंदर लाकर रोशनी में देखा तो उसके मुंह के साथ खून लगा हुआ था। उस खून से अंदाज़ा होता था कि कुत्ते ने जिसे मुंह डाला है उसका वहाँ से गोश्त नोच लिया। इस ज़ख़म से मुलजिम पकड़ा जाएगा और उसके साथियों की निशानदही करा ली जाएगी। मैं ये कहने नहीं आया कि आप मुलजिमों को पकड़ें, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप ये रिपोर्ट दर्ज ही ना करें और किसी को ना पकड़ें। क्यों? क्योंकि मेरे ख़िलाफ़ अदावत बढ़ जाएगी। मुझ पर यह हमला इंतकामन हुआ है। फिर आप मेरे साथ इसका ज़िक्र भी ना करते। मेरे इलाके में वारदात हुई है, जो नाकाम ही क्यों ना हुई हो, मुझे उसका सुराग लगाना है, वरना कल परसों यही मुलजिम कामयाब वारदात करेंगे। मैं उसका ख़दशा समझ गया था। वो मुलजिमों को पकड़वा कर अपने ख़िलाफ़ दुश्मनी पक्की नहीं करना चाहता था। लोग उसके खून के प्यासे हो गए थे, मगर मेरा मसला कुछ और था। ये शख्स अंग्रेज़ अफसरों में उठता बैठता था। अगर मैं केस रजिस्टर ना करता तो अंग्रेज़ अफसरों को पता चल जाने की सूरत में मुझे कोताही के जुर्म में सर्विस से बरतरफ कर दिया जाता। उस दौर में हर थाने में 25 रजिस्टर रखे होते थे। उनमें रजिस्टर नंबर 2 रोज़नामचा कहलाता था। उसके सरे वर्क पर पंजाब पुलिस रूल्स के हवाले से ये इंतबाह छपा होता था, जुर्म काबिले दस्तअंदाज़ी पुलिस की इत्तला पाकर इख्फा या कोताही का मुर्तकिब होना मुलाज़मत से बर्खास्तगी के मुतरादिफ है। सरदार साहब, मैं ये केस तो ज़रूर रजिस्टर करूँगा। उसने मेरे टेलीफोन से 2-3 अंग्रेज़ फ़ौजी अफसरों के साथ बात की और उन्हें अपनी परेशानी बताई। उन अफसरों ने बारी बारी टेलीफोन पर मुझे कहा कि मैं प्रीतम सिंह की ख्वाहिश पर अमल करूं और केस रजिस्टर करने की बजाय ये कार्रवाई करूं कि प्रीतम सिंह के गांव और मुल्हिका देहात में जाकर लोगों को ख़बरदार करूं कि जिस किसी ने उसे गज़ंद पहुंचाने की कोशिश की, उसे गिरफ़्तार करके सज़ा दी जाएगी। मैं मुतमईन हो गया। ये आला ओहदों के अंग्रेज़ अफसर थे जिनका मुझे सहारा मिल गया। मैं दूसरे दिन उसके गांव और मुल्हिका देहात के दौरे पर निकल खड़ा हुआ। मैंने हर गांव के नंबरदार, चौकीदार और हर उस शख्स से जिसका ताल्लुक़ किसी न किसी रंग में पुलिस के साथ था, कहा कि वो सरदार प्रीतम सिंह का एहतराम करे ना करे, उसके साथ कोई छेड़छाड़ ना करे, वरना सख्त सज़ा मिलेगी। प्रीतम सिंह के गांव के नंबरदार ने बताया कि प्रीतम सिंह गांव के लोगों को हकीर और अपने आप को महाराजा समझता है और हर किसी के साथ बहुत बुरा सलूक करता है। इसके अलावा दौलत की नुमाइश ऐसे ओछे तरीके से करता है जैसे कोई घटिया ज़ात का आदमी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। दूसरी जगहों के नंबरदारों वगैरह ने भी प्रीतम सिंह के ख़िलाफ़ सख्त बरहमी का इजहार किया। सब ने बताया कि वो कार में आता जाता है, रास्ते में बैलगाड़ी आ जाए, मवेशी आ जाएं या कोई पैदल रास्ते में आ जाए तो वो सबको गालियां देता है कि उन्होंने उसकी कार का रास्ता रोक रखा है। वो बर्दाश्त नहीं करता कि जिस रास्ते से उसकी कार गुजरे उस रास्ते पर कोई बैलगाड़ी या मवेशी गुजरे। मुझे ये भी बताया गया कि प्रीतम सिंह के घर डाका डालने वाले कोई पेशावर मुजरिम नहीं थे, गांव के ही जवान थे जिनका मकसद लूटना नहीं बल्कि प्रीतम सिंह को सबक सिखाना था कि इस इलाके में कोई भी उसे महाराजा तस्लीम नहीं करता और उसे गांव वालों की तरह रहना होगा। मैंने उन लोगों से ये ना पूछा कि डाके की वारदात करने वाले कौन थे। मैंने इस वारदात की रिपोर्ट दर्ज नहीं की थी, इसलिए पूछने की ज़रूरत भी नहीं थी। मैंने इसलिए भी उन आदमियों के नाम पते ना पूछे कि ये लोग ये ना कहें कि मैंने उन्हें धोखा देकर मुलजिमों की निशानदही कराई है। देहात के लोगों को मैंने डरा तो दिया, लेकिन ये तरीका मुझे अच्छा ना लगा। प्रीतम सिंह के लिए भी ये तरीका नुकसानदेह था। किसी पर किसी का रौब इस तरह नहीं बिठाया जा सकता। लोगों के दिलों में प्रीतम सिंह के ख़िलाफ़ जो अदावत और नफ़रत थी वो और ज़्यादा गहरी हो गई। अंग्रेज़ अफसरों ने प्रीतम सिंह के साथ कोई नेकी नहीं की थी कि पुलिस के ज़ोर पर उसका रौब जमाने की कोशिश की थी। प्रीतम सिंह ने इस ओछे तरीके में अपनी हिमाकत का इजाफ़ा कर दिया कि वो पहले से ज़्यादा फ़िरौन हो गया। वो नंगे पाँव पैदल चलने वालों के इलाके में कुत्ते को कार में अपने साथ बिठाकर घूमता फिरता रहता था। यहाँ मैं पाकिस्तान की बात कह दूँ तो बेमहल न होगा।
बहुत से मामूली पढ़े लिखे पाकिस्तानी गैर ममालिक में जाकर मुलाजमत करते और बेअंदाज पैसा साथ लाते। यहाँ वो कारें ख़रीद लेते और अमीरों की ठाठ से रहते। अमीर हो जाने में कोई कबाहत नहीं, वो कबाहत इस तरह पैदा करते हैं कि अमीरी की नुमाइश ओछे तरीक़ों से करते हैं और गली मोहल्ले, बरादरी या गांव के लोगों को मज़ारीन समझ लेते हैं। वो नहीं जानते कि लोग उनकी ओछी नमूदो नुमाइश से नफ़रत करते हैं और उनके दिलों में बाहर की दौलत के अमीर ज़ादों की ज़रा भर इज़्ज़त नहीं होती। प्रीतम सिंह ऐसे ही अमीर ज़ादों में से था जो दरअसल गरीब ज़ादे थे और आधे रास्ते से दौलत मिली तो वो ओछे नवाब और बड़बोले महाराजे बन गए। एक रोज़ डाके की वारदात के 15 रोज़ बाद प्रीतम सिंह हस्बे मामूल थाने में मुझसे मिलने और गपशप लगाने आया। वो सिर्फ़ मेरे साथ एहतराम से पेश आता था। इसकी वजह सिर्फ़ ये थी कि मैं थानेदार था और मैं उसका मुहाफ़िज़ था। बातों बातों में उसने अपने कुत्ते के मुतालिक परेशानी का इजहार किया। कहने लगा कि कुत्ते ने रातिब खाना छोड़ दिया है, यानी अपनी ग़ज़ा खानी छोड़ दी है और सुस्त हो गया है। रात को चौकन्ना भी नहीं रहता, दिन भर बैठा या लेटा रहता है। वो कुत्ते को कार में हैवानात के डॉक्टर के पास ले गया। 2-3 रोज़ बाद मेरे पास आया और मुझे बताया कि डॉक्टर ने कहा है कि कुत्ते को कोई बीमारी नहीं। कुत्ता दिन ब दिन सुस्त होता जा रहा था, रात को भौंकता भी नहीं था। पहले दिन को सिर्फ सुस्त रहता था, अब ऊँघता रहता और उसे खाने को दिया जाता तो वो सूंघ कर अलग हो बैठता। मुझे भी अफसोस हुआ कि इतने आला कुत्ते को जिसने डाके की वारदात नाकाम बना दी थी, जाने किस रोग ने बेकार कर दिया है। प्रीतम सिंह कुत्ते को दिल्ली कुत्तों के स्पेशलिस्ट के पास ले गया। स्पेशलिस्ट ने कुत्ते के मुख्तलिफ टेस्ट किए, दवाइयाँ दी, लेकिन कुत्ते की हालत ना बदली। प्रीतम सिंह ने कुत्ते के इलाज पर बहुत खर्च किया। आखिर स्पेशलिस्ट ने भी कह दिया कि कुत्ते को कोई बीमारी नहीं और ये एक मुअम्मा है कि कुत्ते ने खाने से क्यों मुंह मोड़ लिया। प्रीतम सिंह मखमूम रहने लगा। कुछ रोज़ बाद मैं चंद दिनों की रुखसत पर चला गया। वापस आया तो पता चला कि मेरे थाने में और थाने के इलाके में क़यामत आई रही है जो अभी गई नहीं थी। वाक़या यूँ हुआ कि मेरी गैर हाज़िरी में प्रीतम सिंह के बंगले में डकैती की वारदात हो गई। अलमारियों में नकदी रखी थी, ज़ेवरात भी थे। चोरों को एक सहूलत ये मुयस्सर आई कि प्रीतम सिंह का खूंखार कुत्ता सोया रहा। दूसरी सहूलत ये कि अलमारियों की चाबियाँ अलमारियों के करीब ही पड़ी थी। प्रीतम सिंह इस खुशफहमी में मुब्तला था कि सारे इलाके पर उसका रौब तारी है, इसलिए उसके घर कोई चोरी करने की जुर्रत नहीं कर सकता। हुआ यूँ कि जुर्रत करने वाले कर गए और प्रीतम सिंह और उसका कुत्ता मुंह देखते रह गए। नुकसान मामूली नहीं था। उन दिनों में 1,000 रुपये के भी नोट होते थे। प्रीतम सिंह ने हज़ार रुपये के बेअंदाज नोट गालिबन इनकम टैक्स से बचने के लिए अलमारी में रखे हुए थे। वो सब चोरी हो गए। ज़ेवरात भी कुछ कम ना थे। प्रीतम सिंह की तो कमर टूट गई थी। मैंने रुखसत से वापस आकर उसे देखा। चेहरा उतरा हुआ और रंग जर्द। वो सरदार प्रीतम सिंह नहीं बल्कि प्रीतो भट्टे वाला लगता था। वो बुरी तरह खौफसदा था। लुट जाने के गम के साथ उस पर खौफ ये तारी था कि आज उसके यहाँ डकैती की वारदात इस तरह हुई है कि ना उसके कुत्ते को खबर हुई, ना घर के किसी फ़र्द को। कल वो ख़ुद सोते में कत्ल भी हो सकता है। मैं देख रहा था कि उसके कस बल निकल गए थे। मेरा असिस्टेंट भी सिख था। वो जूनियर सब इंस्पेक्टर उजागर सिंह था। मैंने उससे पूछा कि उसने क्या तफ्तीश की है। उसने बताया कि वो मौका वारदात पर गया। बंगले के लॉन में घास है, वहाँ पाँव के कोई निशान नहीं थे। दीवार का बड़ा गेट अंदर से बंद था। बंगले के अंदर के दरवाजे खुले हुए थे। घर वाले कमरों में सोए हुए थे। कुत्ता दीवार के बाहर था। वो बिल्कुल नहीं भौंका। सुबह उठे तो अलमारियों से तमाम नकदी और ज़ेवरात गायब पाए गए। सब इंस्पेक्टर उजागर सिंह चूँकि सिख था, इसलिए उसने प्रीतम सिंह को अपना सिख भाई समझकर तफ्तीश में दिन रात एक किए रखा, मगर उसने
तफ्तीश की बजाय सिक्का शाही के मुजाहरे किए। वो इलाके के तमाम मुश्तबा सज़ा याफ्ता और हिस्ट्री शीटर अफराद को बुलाता रहा और उन्हें मार मार कर बेहोश करता रहा। जिस किसी पर शक होता उसे थाने बुलाकर ज़ालिमों की तरह मारता पीटता। मुझे बताया गया कि प्रीतम सिंह और उजागर सिंह इकट्ठे बैठ जाते। प्रीतम सिंह के पास विलायती शराब की कमी नहीं थी। बोतलें खुल जाती, दोनों पी पी कर बदमस्त हो जाते। इस कैफियत में उजागर सिंह अपने अमले को हुक्म देता कि फ़लाँ को बुला लाओ। वो आता तो उजागर सिंह उसे पिटवाने लगता और उसे बार बार कहता, चोरी का इकबाल कर लो, ये वारदात तुम्हारी है। इसका मुझे ये नुकसान हुआ कि सुराख लापता हो गए और तफ्तीश की कामयाबी नामुमकिन हो गई। लेकिन उजागर सिंह की सिक्का शाही से मुझे ये फ़ायदा हुआ कि उसके डर से मेरे इलाके से जराइम पेशा लोग भाग गए। जो उजागर सिंह के हाथ नहीं आए थे वो भी भाग गए और मेरा इलाका साफ़ हो गया और ख़ासा अरसा साफ़ रहा। चोरी चकारी और राजनी की वारदातें ना होने के बराबर रह गईं। मैंने उजागर सिंह को डांट टपट की और उसे कहा कि उसे सबसे पहले चाबियों और अलमारियों पर उंगलियों के निशान देखने थे जो यकीनन मौजूद थे, मगर अब 7-8 दिनों में वो बुझ गए होंगे या घर वालों की उंगलियों के निशानात में गड़मड़ हो गए होंगे। मैंने उसे ये भी कहा कि उसे बंगले के इर्द गिर्द जो दीवार है वो देखनी चाहिए थी। चोर दीवार फलांग कर अंदर गए होंगे, दीवार पर खुरे मिल सकते थे, मगर उजागर सिंह इस खुशफहमी में मुब्तला था कि वो मार पिटाई से सुराख लगा लेगा। प्रीतम सिंह अपने सिख भाई के तरीक़े तफ्तीश से मुतमईन और खुश था। वो समझ ना सका कि उसकी विलायती शराब ने तफ्तीश का बेड़ा गर्क कर दिया। मुझे ये डर था कि तफ्तीश तबाह हो चुकी है और मेरे हवाले की गई है। अब सुराख लगाना मेरी जिम्मेदारी है। प्रीतम सिंह अंग्रेज़ अफसरों का मंजूर नज़र था। वो मेरे ख़िलाफ़ शिकायत कर सकता था कि मैं तफ्तीश में कोताही कर रहा हूँ। मैं उसके बंगले में गया, अलमारियाँ देखीं, बाहर लॉन देखा। अब इतने दिनों बाद खुरे तलाश करना हिमाकत थी। मैंने चारों तरफ घूम कर दीवार को अंदर और बाहर से देखा। कहीं भी हाथों या पाँव की रगड़ के निशान नहीं थे। दीवार पर चढ़कर देखा, कोई खुरा खोज ना मिला। प्रीतम सिंह मुझे यकीन दिला रहा था कि बड़ा गेट जो खासा ऊंचा था अंदर से बंद था। मैं हैरान था कि चोर अंदर किस तरह गए। मैंने कुत्ते की तरफ तवज्जो दी। ये तो मुझे मालूम था कि कुत्ता सुस्त रहने लगा था, लेकिन मुझे ये तवक्को नहीं थी कि किसी अजनबी को अंदर जाता देखकर कुत्ता खामोश रहा होगा। देहात में प्रीतम सिंह जैसे दौलतमंद रात को रखवाली के लिए कुत्ते खुले छोड़ दिया करते थे। मैंने ऐसी वारदातें देखी थीं कि डाकुओं ने बकरी या किसी जानवर के सींग में गोश्त भर दिया और सींग रखवाली वाले कुत्ते के आगे फेंक दिया। कुत्ता सींग में से गोश्त निकालने में मसरूफ़ हो गया। होता यूँ है कि सींग में से गोश्त बाहर नहीं आता और कुत्ता उसे छोड़ता भी नहीं, उसे भंपोड़ता रहता है। इतनी देर में डाकू अपना काम कर जाते हैं। एक वारदात में रखवाली वाले कुत्ते के आगे ऐसा गोश्त फेंका गया था जिसमें कोई नशा आवर चीज़ मिलाई गई थी। कुत्ते ने गोश्त खाया और सो गया। प्रीतम सिंह के बंगले की वारदात में भी मुझे शक हुआ कि कुत्ते को बेकार करने का यही तरीका इस्तेमाल किया गया है। मैंने बंगले के अहाते की दीवार के बाहर घूम फिर कर अच्छी तरह देखा कि वहाँ बकरी का सींग या किसी जानवर की हड्डी पड़ी होगी जिसमें गोश्त भरकर कुत्ते के आगे फेंका गया होगा। मुझे ना सींग मिला ना कोई हड्डी। मैंने दिल्ली के सराफा बाज़ार और ज़रगरों की एसोसिएशन को इत्तला दे दी कि कोई चोरी छुपे ज़ेवरात फ़रोख्त करने आए तो थाने इत्तला दी जाए। इस ज़मन में मुश्किल ये होती है कि चोरी के ज़ेवरात ख़रीदने वाले सर्राफ ज़ेवरात को फ़ौरन पिघला डालते हैं। वही हुआ जिसका मुझे डर था। अंग्रेज़ अफसरों ने मुझ पर दबाव डालना शुरू कर दिया कि मैं मुजरिमों को जल्दी पकड़ूं। मैंने प्रीतम सिंह से कहा कि वो मुझे पहली वारदात के मुलज़िमों को पकड़ने देता तो आज उसके घर डकैती की ये वारदात ना होती। मुझे शक था कि ये वारदात पहली नाकाम वारदात वाले मुलज़िमों ने ही की है। फिर ख़याल आता था कि ये जराइम पेशा उस्तादों की वारदात मालूम होती है। बहरहाल मैं गांव-गांव घूमने फिरने लगा। मैं पहली वारदात के मुलज़िमों को ढूंढता फिर रहा था।
फिर वही लोग जिन्होंने मुझे बताया था कि पहली वारदात डाकुओं ने नहीं की, गांव के जवानों ने इंतकामन किए, वो सब मुनकर हो गए। कहने लगे कि उन्होंने तो अपना ख्याल जाहिर किया था, वो किसी पर उंगली रखकर ये नहीं कह सकते कि ये है मुल्ज़िम। मैं ये भी बता दूं कि कत्ल की तफ्तीश आसान होती है। उसमें आसानी ये होती है कि कत्ल का बायस मालूम हो जाता है। कत्ल का बुनियादी बायस दुश्मनी होता है। इससे तफ्तीशी अफसर तहकीकात करते करते मकतूल के दुश्मनों तक पहुंच जाता है। इंतहाई मुश्किल तफ्तीश चोरी और डकैती की होती है। अंग्रेज़ों के दौरे हुकूमत में पुलिस अफसरों को इनामात और तरक्कियाँ कत्ल की तफ्तीशों पर कम और सिरका डकैती की तफ्तीशों में ज़्यादा मिलती थी। प्रीतम सिंह के बंगले की चोरी की तफ्तीश मुझे नाकाम नज़र आ रही थी। मैं बता चुका हूँ कि उजागर सिंह का डंडा सफाया कर चुका था, ताहम मैं शिकस्त तस्लीम नहीं कर रहा था। प्रीतम सिंह मेरे पास आता रहता था। उस पर जो खौफ तारी था वो कम होने की बजाय बढ़ता जा रहा था। बजाय इसके कि वो मुझ पर जोर दे कि मैं चोरों का सुराख जल्दी लगाऊं और माल बरामद करूं, मैं उसे और ज़्यादा खौफसदा करके पंदो नसीहत करने लगता। मैं उसे इशारों इशारों में ये तासर भी देता रहता था कि उसने जिस तरह दौलत कमाई है इसी तरह गायब हो गई है। हराम की दौलत को हराम ही जाना था। मैं उसे ये भी कहा करता था कि अब भी दिल में लोगों की मोहब्बत पैदा कर ले और उनकी भलाई के लिए अमलन कुछ करे। वो मेरा दोस्त तो था ही, इस वारदात के बाद वो मेरा मुरीद हो गया। वो दरअसल मेरी पनाह का तलबगार था। गुनाहों और फिरौनियत में लज्जत तो बहुत होती है, लेकिन गुनाह जब सर चढ़कर बोलते हैं तो इंसान की हालत गीदड़ से बदतर हो जाती है। इंसान में जुर्रत नहीं रहती। जिस्मानी और जहनी लिहाज से इंसान कीड़ा मकोड़ा बन जाता है। मैंने कई शहजादों को ख़याली अर्श से हकीकी फ़र्श पर गिरते देखा है। उनमें प्रीतम सिंह भी था। ठेके ना होने के बराबर रह गए थे और घर में जो दौलत थी वो चोर ले गए। मैं तफ्तीश में मसरूफ़ रहा। कभी सराफा बाज़ार में मारा मारा फिरता और कभी देहात में निकल जाता। दिन गुजरते गए। एक रोज़ प्रीतम सिंह ने खुशी का इजहार करते हुए मुझे बताया कि उसका कुत्ता असली हालत में आ गया है। अब अपना रातब भी खा लेता है और दिन रात पहले की तरह चौकन्ना रहने लगा है। मैंने ये खबर तवज्जो या दिलचस्पी से नहीं सुनी, लेकिन उसने ये कहकर मुझे चौंका दिया कि चोरी की वारदात से 1-2 रोज़ बाद कुत्ते की हालत संवरने लगी थी। मेरा तफ्तीशी दिमाग गहरी सोच में खो गया। पहली नाकाम वारदात के बाद कुत्ते का सुस्त और बेकार होना और कामयाब वारदात इसके बाद कुत्ते का असली हालत में आ जाना मेरे लिए बड़े कीमती मायने रखता था। मैंने प्रीतम सिंह के कुत्ते की दोनों हालतों के मुतालिक कुरैद कुरैद कर पूछा और मेरे शकूक पुख्ता होते चले गए। एक रोज़ मुझे इत्तला मिली कि प्रीतम सिंह के गांव में दंगल हो रहा है, जिसमें नामी ग्रामी पहलवान कुश्तियाँ लड़ेंगे। मुझे बताया गया कि इस दंगल में हिंदू, सिख और मुसलमान पहलवान लड़ने आ रहे हैं, इसलिए फसाद का ख़तरा है। लोगों की तैयारियों से मालूम होता था कि सिर्फ पहलवान नहीं बल्कि तमाशाई भी लड़ने को आ रहे हैं। उस ज़माने में, जिसे मैं पुराना ज़माना नहीं कह सकता, कल ही की तो बात है, मर्दों के मशागिल कुश्ती, कबड्डी और वज़न उठाने के हुआ करते थे। दूर दूर से तमाशाई आया करते थे। ज़ौक़ शौक़ वाले दौलतमंद खिलाड़ियों को दिल खोल कर इनाम देते थे। मगर कबड्डी और कुश्ती के अखाड़े कभी तमाशाइयों के मैदान जंग भी बन जाया करते थे। हारने वालों के गांव के लोग मरने मारने पर उतर आते थे। कहते थे बेइंसाफ़ी हुई है। सन 1978 में अलीगढ़ में जो मुस्लिम कश फसादात हुए और जिनकी वजह से अलीगढ़ में कर्फ्यू लग गया था, उनकी इब्तिदा पहलवानों के अखाड़े से हुई थी। दंगल में भूरा नाम का एक पहलवान जीत गया। हारने वाला हिंदू और जीतने वाला मुसलमान था। हिंदुओं ने हंगामा बपा कर दिया कि फ़ैसला गलत हुआ है। हिंदू दरअसल मुसलमान की फ़तह को बर्दाश्त नहीं कर सकते, हाँ ये कबड्डी की फ़तह हो, कुश्ती की हो या क्रिकेट की। ज़रा गौर फरमाइए कि भारत की क्रिकेट टीम दूसरे मुल्कों की टीमों के मुकाबले में भी हारती है, मगर पाकिस्तानी टीम से शिकस्त खा कर गई तो भारत की पार्लियामेंट में ये सवाल उठाया गया कि भारतीय टीम की शिकस्त के असबाब क्या हैं।
इसके नतीजे में टीम के कप्तान भूषण सिंह बेदी को कप्तानी से सुबकदोश कर दिया गया। अलीगढ़ में मुसलमान पहलवान जीत गया तो हिंदुओं ने वहीं हंगामा बपा कर दिया और एक मुसलमान पहलवान के पेट में छुरा घोंप दिया। ये फसाद शहर तक फैलाया गया, मुसलमानों के घर लूटे गए, उनका कत्लेआम किया गया और मुसलमानों को भारत सरकार ने ईद उल ज़ुहा की नमाज़ पढ़ने की भी इजाज़त ना दी। मैं क़ारीन से माज़रत ख़्वाह हूँ कि असल कहानी से भटक कर कहीं और जा पहुँचा, लेकिन बात से बात याद आ जाती है। 35 साल पहले के दंगल का जिक्र आया तो मुझे आज के अलीगढ़ का खूनी दंगल याद आ गया। मेरे जज्बात इसलिए उमड़ आए कि मैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट हूँ और इसलिए भी कि अलीगढ़ को गहवारा पाकिस्तान कहा जाता है। सन 1946-47 में जो जंग पाकिस्तान के उरूज का दौर था, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के तलबा पंजाब और सरहद में आ गए और पाकिस्तान बनने तक मैदान अमल में सरगर्म रहे थे। वो अलीगढ़ हिंदुओं के हाथों मुसलमानों के खून में डूब गया था। प्रीतम सिंह के गांव में दंगल की इत्तला मिली तो मैंने नक्शे अमन के अंदेशे के तहत दंगल रुकवा दिया। दंगल के मुंतज़मीन ने यह दाव खेला कि अंग्रेज़ अफसरों के पास गए और उन्हें यकीन दिलाया कि बदअमनी नहीं होने दी जाएगी और दंगल की आमदनी वार फंड में दी जाएगी। अंग्रेज़ अफसरों ने इजाज़त दे दी। हालांकि दंगल का कोई टिकट नहीं था, ये खुला दंगल था। मुझे हुक्म मिली कि मैं दंगल में पुलिस की ज़्यादा से ज़्यादा नफरी के साथ मौजूद रहूं और बदअमनी ना होने दूं। दंगल का दिन आ गया। मैं प्रीतम सिंह के गांव में चला गया। कांस्टेबलों की नफरी साथ थी, बहुत ज़्यादा हुजूम था। पहलवानों के साथ आए हुए लोगों के तेवर ठीक नहीं थे। प्रीतम सिंह मेरे साथ था और उसके साथ उसका कुत्ता, जो अब पहले की तरह तंदुरुस्त और खूंखार हो गया था। मैं और प्रीतम सिंह तमाशाइयों के गोल दायरे के अंदर अखाड़े के गिर्द हुजूम और अखाड़े के दरमियान घूम फिर रहे थे। पहलवानों के कई जोड़ थे जो बारी बारी लड़ रहे थे। जब कोई पहलवान गिरता तो तमाशाई जीतने वाले को दादो तहसीन देने के लिए अखाड़े में आने की कोशिश करते। मैंने प्रीतम सिंह के कुत्ते की जंजीर अपने हाथ में ले ली। जिधर से तमाशाई आगे बढ़ते मैं कुत्ते को उधर इशारा करता, कुत्ता उधर को लपकता, मैं उसके साथ दौड़ता। तमाशाई ऐसे खूंखार कुत्ते के हुर्राने से और उसके हमले से पीछे भागते। इस तरह कुत्ते ने मजमे को काबू में रखा। कुश्तियाँ होती रहीं, छोटे जोड़ हारते जीतते रहे और नामी ग्रामी पहलवानों की बारी आई। एक हिंदू पहलवान मन फूल अखाड़े में उतरा। हमारे करीब से गुजरा तो कुत्ते ने जंजीर को झटका दिया। मैंने देखा कि कुत्ता उसकी तरफ जाने की कोशिश कर रहा था और दुम हिला रहा था। मैंने कुत्ते को इरादतन या वैसी ढीला छोड़ दिया और ख़ुद उसके साथ गया। मन फूल पहलवान के करीब जाकर कुत्ता उसके साथ प्यार की हरकतें करने लगा। अब वो दुम ज़्यादा हिला रहा था, जो कुत्ते के प्यार का इजहार होता है। कुत्ते ने उसे सूंघा, फिर मुंह ऊपर करके सूंघने लगा। पहलवान घबरा गया और वो पहलवानों के झुरमुट में गायब हो गया। मैं और प्रीतम सिंह आगे चल पड़े। कुत्ता इस पहलवान को किस तरह जानता है? मैंने प्रीतम सिंह से पूछा, क्या ये आपके घर आता रहता है? नहीं तो इन गंवारों का मेरे घर में क्या काम? क्या कुत्ते ने डकैती के एक मुजरिम की निशानदही की है? मैंने अपने आप से सवाल किया। मैंने प्रीतम सिंह के साथ कुत्ते और पहलवान के मुतालिक और कोई बात न की, लेकिन मेरा दिमाग उन्हीं में अटका रहा। मन फूल की कुश्ती एक सिख पहलवान के साथ हुई। मन फूल जवान और गठा हुआ पहलवान था। उसने सिख को गिरा लिया। मैं कुत्ते को साथ लिए हुए अखाड़े में चला गया और मन फूल का एक बाजू कलाई से पकड़कर ऊपर किया, उसे शाबाश दी, पीठ थपकाई। लेकिन मेरा असल मकसद दादो तहसीन देना नहीं, बल्कि कुत्ते को एक बार फिर उसके करीब ले जाना था और कुत्ते और पहलवान की हरकत पर गहरी नज़र रखनी थी। मैंने देखा कि कुत्ता उसके पाँव और टांगों के साथ मुंह लगाता और प्यार से दुम मिलाता था। कभी मुंह उसके मुंह की तरफ ऊपर करके सूंघता था और मन फूल के चेहरे पर मुझे जीतने की खुशी की बजाय घबराहट नज़र आई। मेरे अंदर जो तफ्तीशी अफसर था उसने कहा, दबीर, मनफूल ने नहीं, अखाड़ा तूने जीता है।
दंगल ख़त्म हो गया, कोई हंगामा और फसाद ना हुआ। पहलवानों को इनाम मिलने लगे। मैंने प्रीतम सिंह से कहा कि वो मनफूल को अपनी जेब से नकद इनाम दे। प्रीतम सिंह ने उसे इनाम दिया। इससे मेरा मकसद ये था कि मनफूल को शक ना हो कि मैंने उस पर कोई शक किया है। मैंने रात प्रीतम सिंह के बंगले में गुजारी। सब इंस्पेक्टर उजागर सिंह भी साथ था। मैं कुत्ते और मनफूल के प्यार पर गौर करता रहा। बाज़ औक़ात मेरा शक मुझे वहम लगता, लेकिन मैं तफ्तीश में ऐसा डूबा हुआ था कि तिनकों के सहारे ढूंढ रहा था। मनफूल को देखकर कुत्ते की हिलती हुई दुम ऐसा ही एक तिनका था जिसे मैं छोड़ना नहीं चाहता था। दूसरे दिन मुझे दिल्ली सेशन कोर्ट में गवाही के लिए जाना था। शाम को वापस आया। उजागर सिंह प्रीतम सिंह के यहाँ गया हुआ था। मैंने एक कांस्टेबल को इस पैगाम के साथ उसकी तरफ भेजा कि सुबह मनफूल को थाने भेज दे, लेकिन उसे कोई शक ना हो। उजागर सिंह ने दानिशमंदी का ऐसा मुजाहरा किया जो उसकी अपनी तारीख़ में गालिबन पहला था। दूसरे दिन मनफूल मेरे पास आ गया, लेकिन उजागर सिंह ने उसे ये कहकर नहीं भेजा था कि मैंने उसे थाने बुलाया है, बल्कि उसे मेरे नाम ये पैगाम देकर भेजा कि प्रीतम सिंह के बंगले में चोरी की वारदात बाहर के आदमियों ने की है, गांव के किसी आदमी ने नहीं की। मनफूल उजागर सिंह का ये पैगाम लेकर मेरे पास आया। वो गांव से साइकिल पर आया था और उसने सौदा सल्फ भी ख़रीदा था। वो जल्दी घर जाने का कह रहा था। मैंने उसकी पहलवानी की तारीफ़ें शुरू कर दी। वो बैठ गया। मैंने उसके लिए मिठाई और फल मंगवा कर तवाज़ो की। मेरा इरादा था कि वो बहुत देर तक मेरे पास बैठा रहे। उसके पास जल्दी जाने का ये बहाना था कि शहर से सौदा सल्फ ख़रीदा है, ये घर पहुंचाना है। मैं उसे हुक्मन नहीं रोकना चाहता था। उसके ख़िलाफ़ मेरे पास कोई शहादत नहीं थी। मुझे उसके सीने से भेद निकालना था। कुत्ते ने अगर उसके साथ प्यार किया था तो ये कोई शहादत नहीं थी, ये एक इशारा था, महज शक था जो बेमैनी भी हो सकता था। अगर मैं उसे हुक्मन रोकता तो इसका यही नतीजा होता कि वो पक्का हो जाता और कुछ भी ना बताता। बातों बातों में मुझे पता चला कि उसका छोटा भाई शाहिदरा स्कूल में 10वीं जमात में पढ़ता है। मैंने मनफूल से कहा कि सौदा सल्फ उसके भाई के हाथ भेज देंगे। मैंने उसकी ज़ात में दिलचस्पी का इजहार शुरू कर दिया। स्कूल से उसके भाई को बुलवा कर सौदा और साइकिल उसे देकर कहा कि वो घर चला जाए। मनफूल का जाने का बहाना ख़त्म हो गया। उस वक्त तक मैंने उसे दोस्त बना लिया था। उसने बताया कि वो फ़ौज में हवलदार रह चुका है और रिलीज़ लेकर आ गया है। जंग ख़त्म हो चुकी थी, फ़ौज की नफरी कम की जा रही थी। मेरे पास बातों के कई एक मौजू थे। पहले तो मैंने सरदार प्रीतम सिंह के ख़िलाफ़ बातें शुरू की और उससे बुरा भला कहा। लोग जो बातें उसके ख़िलाफ़ करते थे वो मैंने भी की। मनफूल बहुत खुश हुआ। उसने मुझे प्रीतम सिंह की बातें सुनानी शुरू कर दी। यह ऐसा मौजू था जिसमें उसने गहरी दिलचस्पी ली। कई घंटे इसी में गुजर गए। वो समझ ना सका कि मैंने गपशप के अंदाज में उससे अपने मतलब की कुछ बातें मालूम कर ली हैं। दूसरा मौजू भी उसकी दिलचस्पी का था। जंग के दौरान एक हिंदू लीडर सुभाष चंद्र बोस ने जापानियों के साथ मिलकर एक फ़ौज तैयार की थी जिसे इंडियन नेशनल आर्मी कहा जाता था। इंडियन आर्मी के कुछ अफसर और बहुत से दीगर फ़ौजी भगोड़े होकर जापानियों से जा मिले थे। जापानियों को शिकस्त हुई तो वो हिंदुस्तानी फ़ौजी अफसर पकड़े गए जो इंडियन नेशनल आर्मी के सरकर्दा लीडर बने थे। जिन दिनों प्रीतम सिंह के यहाँ चोरी हुई उन दिनों दिल्ली के लाल किले में उन अफसरों का कोर्ट मार्शल हो रहा था। मनफूल को उस मुकदमे के साथ ख़ास दिलचस्पी थी। बहुत देर तक, बल्कि शाम तक मैंने ये मौजू चलाए रखा। चूँकि वो पहलवान था और वो अखाड़ा जीता भी था, इसलिए ये उसकी एक कमज़ोरी बन गई थी जिसे मैंने इस्तेमाल किया और उसे शाम के बाद तक बिठाए रखा। खातिर तवाज़ो भी करता रहा। शाम के बाद उसे कहा कि वो इस वक्त गांव ना जाए। उसके लिए खाना मंगवाया और कांस्टेबलों के कमरे में उसके सोने का इंतज़ाम कर दिया। वो अपने आप को मेरा मेहमान और दोस्त समझ रहा था, मगर जान ना सका कि वो बाकायदा पहरे में है। शाम को ही मैंने प्रीतम सिंह के यहाँ पैगाम भेज दिया था कि सुबह वो और गांव के मोतबरीन थाने में आ जाएं। रात को मैंने बहुत सोचा कि मनफूल को मैं असली बात पर किस तरह लाऊं। इस मकसद के लिए मैंने प्रीतम सिंह और गांव के मुअज़्ज़िज़ अफराद को बुलाया था। दूसरी सुबह उन लोगों के आने से पहले मनफूल का छोटा भाई आ गया। उसने मुझे कहा कि रात मनफूल घर नहीं आया, घर वाले परेशान हैं। मुझे अचानक एक ख़याल आया।
ये हवा में तीर चलाने वाली बात थी। मनफूल अभी सोया हुआ था। मैं उसके भाई को अलग ले गया और उससे कहा, देखो लड़के, तुम छोटे हो, मैं तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता। मनफूल हवालात में बंद है, तुम अपनी जान बचाओ। उसने साफ बता दिया कि सरदार प्रीतम सिंह के बंगले में उसने चोरी की है। उसने साफ बता दिया है कि सरदार प्रीतम सिंह के बंगले में उसने चोरी की है। मेरा ख्याल था कि मनफूल ने इतनी ज़्यादा दौलत और जेवरात पर हाथ मारा है, वो माल घर ले गया होगा और उसके छोटे भाई को इल्म होगा। मैंने उसके भाई को ज़रा डराया और कहा कि मनफूल मान गया है। मेरा भाई ठीक कहता है, चोरी हम दोनों ने मिलकर की है। मुझे ऐसी तवक्को नहीं थी। मेरा मसला हल हो गया। मैंने उस लड़के से जो कुछ पूछा उसने बता दिया। इतने में उजागर सिंह, प्रीतम सिंह, उसके गांव का नंबरदार और 2-4 आदमी आ गए। हस्बे मामूल कुत्ता प्रीतम सिंह के साथ था। मैंने कुत्ता मनफूल के भाई के करीब किया तो कुत्ता उसके पाँव, टांगों और हाथों को सूंघने और बड़े प्यार से दुम हिलाने लगा। इससे तस्दीक हो गई कि कुत्ते को इस लड़के के साथ भी प्यार है और ये लड़का वाकई वारदात में शामिल था। मैं मनफूल को अलग ले गया। मनफूल, तो मेरे दोस्त हो, आओ काम की एक बात करें। मुझे चक्कर देने की कोशिश न करना। तुम्हारे गांव के मोतबर लोग थाने आए बैठे हैं। तुम्हारे छोटे भाई ने सब के सामने चोरी का एतराफ़ कर लिया। मैंने उसे हवालात में बंद नहीं किया। वो बच्चा है, तुम उसे तालीम दिला रहे हो। उसकी ज़िंदगी तबाह ना करो। वारदात अपने सर ले लो और अपने छोटे भाई को बचा लो। ज़रा सी पसो पेश के बाद वो मान गया। उसका इकबाल जुर्म खासा दिलचस्प था। दोनों भाइयों ने ये वारदात रुपए पैसे के लालच से नहीं की थी, बल्कि ये इंतकामी कार्रवाई थी। जिस तरह प्रीतम सिंह गांव वालों से नफ़रत करता, इसका इंतकाम उन दोनों भाइयों ने यूं लिया कि पहली वारदात भी उन्होंने ही की थी। उनके साथ 2-3 और नौजवान भी थे जिन्होंने कभी कोई जुर्म नहीं किया था। वो दीवार के करीब गए तो कुत्ता, जो दीवार के बाहर रखवाली के लिए घूम रहा था, उन पर टूट पड़ा। एक आदमी को कुत्ते ने लहू लुहान कर दिया। इतने में अंदर से 2 गोलियां चलीं, सब भाग गए। मनफूल ने कहा कि इसके बाद प्रीतम सिंह और शेर हो गया। मनफूल ने उस पर एक और वार करने का प्रोग्राम बनाया। पहली वारदात वाला कोई भी आदमी कुत्ते और बंदूक के डर से मनफूल का साथ देने को तैयार ना हुआ। उसने अपने छोटे भाई को तैयार कर लिया। वारदात की कामयाबी के लिए कुत्ते को राम करना ज़रूरी था। मनफूल ने इसका यह इंतज़ाम किया कि एक रात जब प्रीतम सिंह के बंगले के अंदर नींद का गलबा हुआ, बड़ा अच्छा रातब कुत्ते के लिए ले गया। कुत्ता दीवार के बाहर था। मनफूल रातब उठाए उठाए आहिस्ता आहिस्ता कुत्ते की तरफ बढ़ा। कुत्ता रातब की बू पर आ गया। मनफूल ने रातब में भंग और अफ्यून की थोड़ी सी मिकदार की आमेज़िश कर रखी थी। कुत्ते ने रग़बत से रातब खा लिया। अगली रात मनफूल फिर रातब लेकर गया। उसमें भी भंग और अफ्यून की आमेज़िश थी। रातब की मिकदार भी ज़्यादा थी। इसके बाद दोनों भाई इकट्ठे हर रात जब सब सो जाते, नशे वाली अशिया की आमेज़िश वाला रातब ले जाते। कुत्ते इंसानों की बू पहचानते। अंधेरे में कुत्ता मनफूल और उसके भाई को उनकी बू से पहचानता था। वो आते तो कुत्ता दुम हिलाता, उनके पास आ जाता और वो उसे ये नशा आवर रातब खिलाकर चले जाते। यही वजह थी कि कुत्ता सुस्त और बेकार होने लगा। कोई डॉक्टर नहीं समझ सका कि कुत्ते की भूख क्यों मारी गई है और वो सुस्त क्यों पड़ा रहता है। कुत्ता नशाई हो गया था। मनफूल उसे जो रातब खिलाता था वो प्रीतम सिंह के रातब से बेहतर भी और ज़्यादा भी होता था। इसलिए वो प्रीतम सिंह के रातब को सूंघता और छोड़ देता था। नशा इंसान की भी यही हालत करता है। कुत्ता बेकार होता चला गया और उन दोनों भाइयों से मानूस हो गया। जिस रात उन्होंने वारदात की, उस रात उन्होंने रातब में ज़्यादा नशा डाल दिया। मैं ये तस्लीम करने पर आमादा नहीं था कि वारदात में सिर्फ़ यही दोनों थे। उनके साथ घर भेदी का होना ज़रूरी था। उन्हें कैसे पता चल सकता था कि नकदी और ज़ेवरात अलमारियों में रखें और अलमारियां फ़लाँ कमरे में। मनफूल ने बताया कि वो ये सोचकर बंगले में गए थे कि दरवाज़े बंद होंगे,
और वो किसी खिड़की का शीशा तोड़कर चिटखनी खोलेंगे और अंदर जाएंगे, फिर ढूंढेंगे कि माल कहाँ है। मनफूल ने दीवार फलांगने का ये तरीका इख्तियार किया कि उसके पास एक बर्छी थी जिसे बलम भी कहते हैं। दीवार आदमी के कद जितनी थी। मनफूल ने बर्छी हाथ में ली और दूर से दौड़ता दीवार की तरफ गया। उसने दीवार के करीब बर्छी की नोक ज़मीन पर रखी और पूल जंप की तरह बर्छी के सहारे दीवार फलांग गया। उसने ये तरीका इसलिए इख्तियार किया था कि दीवार पर हाथों और पाँव के निशान ना पड़े। उसका भाई बर्छी उठाए दीवार के बाहर पहरा देता रहा और कुत्ता उनका रातब खाता रहा। मनफूल ये देखने के लिए आगे बढ़ा कि कौन सी खिड़की का शीशा तोड़े। उसने एक दरवाजे पर हाथ रखा तो दरवाज़ा खुल गया। प्रीतम सिंह को अपनी हैसियत पर इतना नाज था कि उसने दरवाजे अंदर से बंद करने की ज़रूरत भी महसूस ना की। मनफूल एक कमरे में चला गया। वहाँ अलमारियाँ रखी थीं। प्रीतम सिंह और उसके घर वालों की हिमाकत या बेनियाजी मुलाहिज़ा फरमाइए। अलमारियाँ मुकफ़्फ़िल थीं लेकिन चाबियाँ करीब ही पड़ी थीं। प्रीतम सिंह ने मुझे बताया कि उस रात अलमारियाँ बंद की गईं और चाबियाँ वहीं पड़ी रही थी। मनफूल ने अलमारियाँ खोली। माल उसके सामने पड़ा था जो उसने समेटा और बाहर आ गया। उसे ऐसी तवक्को बिल्कुल नहीं थी कि ये वारदात इस कदर आसान होगी। नाकामी और पकड़े जाने की तवक्को ज़्यादा थी। उसने माल की गठड़ी बाहर फेंकी। बाहर से भाई ने बर्छी फेंकी। मनफूल जिस तरह बर्छी से जंप करके अंदर गया था उसी तरह बाहर आ गया। दोनों भाई घर चले गए। कुत्ता नशे में धुत पड़ा रहा। घर जाकर नोट देखे, ये एक 1,000 रुपये के थे। मनफूल ने कहा कि उसका मकसद लूट मार नहीं था। उसने तमाम नोट जला दिए। ज़ेवरात मट्टी की हांडी में डालकर मवेशियों के कमरे के फर्श में दबा दिए। मनफूल की एक जवान बहन थी, उसकी शादी करनी थी। उसके माँ बाप बूढ़े और नाबीना थे। बहन की शादी के लिए मनफूल के पास कुछ नहीं था। नोट तो उसने जला दिए, ज़ेवरात रख लिए। उनके मुतालिक उसने सोचा था कि वारदात की तफ्तीश ख़त्म हो जाएगी तो मामला ठंडा हो जाने के बाद वो ज़ेवरात बेच कर बहन की शादी करेगा। मैंने दोनों भाइयों के बयान अलग अलग लिए। उनमें कोई फ़र्क नहीं था। दोनों ने एक दूसरे के बयान की तायीद कर दी। वारदात के बाद कुत्ता पहले वाली हालत में आ गया था क्योंकि उसे नशे वाला रातब मिलना बंद हो गया था। अखाड़े में उसने मनफूल को उसकी बू से पहचान लिया। उसके साथ कुत्ते का प्यार काबिल फ़हम था। मैंने अपने एसपी को, जो अंग्रेज़ था, बसरिया फ़ोन इत्तला दी कि सरदार प्रीतम सिंह के घर की चोरी के मुलजिम पकड़े गए। एसपी दिल्ली से फ़ौरन शाहिदरा थाने आ गया। उसने ख़ुद दोनों भाइयों से अलग अलग बयान लिए और अपनी पूरी तसल्ली की कि मुलज़िमों को तशद्दुद या लालच से इक़बाल जुर्म के लिए तैयार नहीं किया गया। मनफूल ने एसपी से भी कहा कि उसने प्रीतम सिंह की दौलत को भट्टी में जलाकर उससे इंतकाम लिया। मैं उसे प्रीतो भट्टे वाला बनाना चाहता था। मैंने एसपी से इस्तदा की कि छोटे भाई को मुकदमे में शामिल ना किया जाए वरना उसकी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। इसके अलावा उनके वालिदैन बूढ़े और नाबीना हैं और घर में जवान बहन रह जाएगी। अगर दोनों भाई जेल चले गए तो ये जवान लड़की अपने आप को और अंधे माँ बाप को ज़िंदा रखने के लिए नाजायज़ राय इख्तियार करने पर मजबूर हो जाएगी। एसपी मान गया। उसने कहा कि हम जराइम को रोकना चाहते हैं, जराइम में इजाफ़ा नहीं करना चाहते। उसने छोटे भाई को मुकदमे से निकाल दिया। इसके लिए हमें मनफूल के बयान में रद्दो बदल करना पड़ा जो उसने तस्लीम कर लिया। उसने सब की मौजूदगी में अपने घर के मवेशियों के कमरे के फ़र्श से ज़ेवरात से भरी हुई हांडी निकाल दी। एसपी ने उसके माँ बाप को इमदाद के तौर पर कुछ रकम दी। चूँकि मनफूल का रिकॉर्ड साफ़ था, वो साबिक फ़ौजी भी था, इसलिए उसे सिर्फ़ 1 साल सज़ाए कैद हुई। सरदार प्रीतम सिंह को मैंने डराया कि उसने फ़िरौनियत से तौबा ना की तो वो कत्ल हो जाएगा। वो इस कदर खौफज़दा था कि उसकी ज़िंदगी में इनकलाब आ गया। उसने शराब भी छोड़ दी, तवाइफ़ों से भी ताल्लुक़ तोड़ लिया और वो तबन प्रीतो भट्टे वाला बन गया।
यूँ ये ज़बरदस्त कहानी अपने अख्तिताम को पहुँची। अब मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त। जहाँ रहें खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। और अगर ये कहानी या मेरा अंदाज़ पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अच्छा सा कमेंट कीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।